हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं एक कहानी का भाग 22वां लेकर आई हूँ और ये कहानी का लास्ट पार्ट है। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह का वक्त आरम ने सामने बैठी सानवी को देख रहा था जो उसके सामने झुककर बैठी थी। आरम ने गहरी सांस लेकर बोला, क्या हालत बना रखी है अपने अपनी, ऐसे कौन करता है? अपने अपने आप को देखा है, आंखें सूज गई है, चेहरे का बुरा हाल कर रखा है आपने। ये बोलते हुए आरम ने उसका चेहरा अपने सामने किया और अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ करने लगा। सानवी भरे हुए गले से बोली, आई एम सॉरी भाई साहब। ये बोलकर वो शीशे से कर रोने लगी। आरम उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, बच्चा, हमने आपसे कुछ कहा क्या, या घर में किसी ने आपसे कुछ कहा? सानवी रोते हुए बोली, नहीं, लेकिन मासा की वजह से आप भाभी को भी तो हो सकते थे ना, और अपने बच्चे को भी। अगर कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। आरम बीच में बोला, कुछ नहीं हुआ ना उन दोनों को, और खबरदार अगर अब आपकी आंखों में एक भी आंसू निकला तो। ये बोलते हुए आरम ने फिर से सानवी के आंसू साफ किए और बोला, लिसन, जो हुआ उसे भूल जा। आपको पता है ना कि आपका ऐसा कोई नहीं देख सकता। इकलौती बेटी हैं आप और इस घर की, और अब तो कोई और भी है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये सुनते ही सानवी एकदम से खामोश हो गई। आरम उठा और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, प्यार करता है मल्हार आपसे, और वो नहीं देख सकता आपको ऐसे। खुद को तकलीफ़ देखकर आप उसे भी तकलीफ़ दे रहे हैं। आप दोनों की शादी होने वाली है। कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हुई थी ना वो शादी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचें, ओके? ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। इधर हॉस्पिटल में केसर के साथ आराधना जी थी और वो इस वक्त केसर के बालों में मालिश कर रही थी। बेबी इस वक्त सोया हुआ था। केसर आराधना जी से बोली, माशा, हम घर कब जाएंगे? हमें ना ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आराधना जी उसकी बालों की चोटी बनाते हुए बोली, 2 दिन बाद, और कोई बात नहीं। अभी आपके खाने का वक्त हो गया है और हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। वो कार में रखा हुआ है, ओके? केसर कुछ बोलती उससे पहले ही वार्ड का दरवाज़ा खुला और आरम अंदर की ओर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें खाना रखा हुआ था जो आरम घर से लेकर आया। आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, अब आप आ गए हैं तो अब हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, हम बाहर ही हैं। कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, बोलकर वो वहाँ से चली गई। आरम ने टिफ़िन कॉफ़ी टेबल पर रखा और एक प्लेट में खाना निकाल कर केसर के पास आया। उसके सामने बेड पर बैठ गया। केसर ने प्लेट की तरफ देखा जिसमें दलिया था। ये देखते ही उसका मुंह बन गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरम बोला, बिल्कुल नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी आपको कुछ वक्त पहले के लिए यही खाना पड़ेगा। आप जो खाएंगी उसका असर सीधे अभी आपकी बॉडी पर पड़ेगा, इसीलिए कोई नखरे नहीं। केसर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, और हाँ, हम नखरे नहीं करते। आरम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ, हमें पता है आप कितने नखरे करते हैं या नहीं। केसर ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप खाने लगी। केसर खाते हुए बोली, आप कहाँ थे पूरा दिन हुक्म साहब? हम आपका कितना इंतज़ार कर रहे थे। आरम कुछ पल रुककर बोला, वो कुछ काम आ गया था, ज़रूरी था, वरना आपको यहाँ अकेला छोड़कर तो हम नहीं जाते। 2 दिन बाद शाम का वक्त केसर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और डॉक्टर संध्या उसका चेकअप कर रही थी। आज केसर का डिस्चार्ज मिल रहा था। इस वक्त हॉस्पिटल में आरम, मल्हार और आराधना दी थे। केसर के बेड के पास आरम खड़ा था जो डॉक्टर को ही देख रहा था। केसर ने अब भी आरम का हाथ कसकर थाम रखा था। डॉक्टर ने केसर का हाथ छोड़ा और फिर आरम को देखते हुए उससे बोली, हुक्म रानी साहब, इज टोटली फाइन हुक्म साहब। डिस्चार्ज पेपर रेडी है, अब बस आपके सिग्नेचर चाहिए, फिर आप हुक्मरानी साहब को लेकर घर जा सकते हैं। बेबी इज़ ऑल्सो फाइन। डॉक्टर संध्या की बात सुनकर आरम ने अपना सर हाँ में हिलाया। डॉक्टर संध्या वहाँ से चली गई और डॉक्टर के जाने के बाद केसर ने आरंभ को देखा और जल्दी से बोली, सो फाइनली हम घर जा सकते हैं। आपको पता नहीं, लेकिन ये दिन हॉस्पिटल में हमारे कितने मुश्किल से बीते, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड हुक्म साहब। करीब 2 घंटे बाद 2 कार राजमहल के
बाहर आकर रुकी। पहली कार से आरम और केसर बेबी को लेकर बाहर निकले और दूसरी कार से मल्हार और आराधना जी चारों महल की तरफ बढ़े गए। मेन डोर पर केसर और आरम अपने बेबी को लेकर खड़े थे। केसर हैरानी से पूरे हॉल को देख रही थी। पूरा राजमहल इस वक्त बैलून से सजाया गया था। तभी आराधना जी एक थाली लेकर आई और उन तीनों की आरती की। फिर उन तीनों की नज़र उतारी। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे और बेबी इस वक्त सो रहा था और सब उसे घेर कर खड़े थे और उसके उठने का इंतज़ार कर रहे थे। आरंभ जो केसर के साथ सोफे पर बैठा हुआ था वो उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, सो नाउ हैप्पी? केसर बोली, वेरी हैप्पी। आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, मी टू। तभी आराधना जी केसर से बोली, आप जाकर आराम कीजिए, अभी आपके आराम की सख्त ज़रूरत है और बेबी हमारे पास है तो अब इसकी फिक्र मत कीजिए। केसर कुछ कहती उससे पहले ही आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर के पकड़ आरंभ के कॉलर पर कस गए। वो हैरानी से बोली, हुक्मसार, ये आप क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं हमें। आरंभ कुछ कहता उससे पहले ही सानवी बोल पड़ी, नहीं नहीं, हम सब ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। उसने जल्दी से अपना चेहरा आरंभ के गले में छुपा लिया। आरंभ केसर को देखते हुए बोला, देख लीजिए, इस मामले में आपसे ज़्यादा तो घर वाले समझदार है। वेल, थकी हुई हैं आप और अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। फिर वो आराधना जी की तरफ देखकर बोला, छोटी माँ, बेबी अगर उठ जाए तो आप उसे लेकर मेरे कमरे में आ जाइएगा। आरंभ ने केसर को आराम से बिस्तर पर बैठा दिया। केसर उसे देखकर बोली, हुक्मसा, हम ठीक हैं और आप जैसे बिना सोए खुद पर ध्यान दिए हमारा और बेबी का ख्याल रख रहे हैं ना, तो वैसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आरंभ उसके पास बैठते हुए बोला, हुक्मरानी सा, आप इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दर्द झेल कर आइए। इट्स नॉट ईजी टू डिलीवर अ चाइल्ड। केसर आरंभ के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, आई नो, वो दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उस दर्द के बाद जो हमें खुशी मिली है वो इस दर्द के सामने तो कुछ भी नहीं है। हुक्मसार, आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, यू नो व्हाट, हमने सोच लिया है कि अब हम कोई बेबी नहीं करेंगे। जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन इन दिस पेन। बोलकर आरंभ खड़ा हुआ और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वहीं केसर बस उसे हैरानी से देखती रह गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, इसीलिए वो चुपचाप बेड पर लेट गई। कुछ पल बाद आरंभ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। वो केसर के पास बैठकर उसकी कुर्ती उठाकर उसके पेट के स्क्रैच मार्क्स देख रहा था। आरंभ ने गहरी सांस ली और उन स्क्रैच मार्क्स पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। केसर बस उसे ये सब करते हुए देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अब मुझे मत देखिए और सो जाइए। केसर जल्दी से बोली, लेकिन बेबी? आरंभ उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, हम देख लेंगे, अब आंखें तो बंद कीजिए। आरंभ की बात सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जाग चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आरंभ ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर सानवी खड़ी थी और उसके हाथ में बेबी था जो कि रो रहा था। सानवी आरंभ की बेबी देते हुए, भाई साहब, ये बहुत रो रहा है, आई थिंक इसे भूख लगी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। आरंभ ने बेबी को देखा जो उसकी गोद में आते ही चुप हो गया और वो इस वक्त अपने आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। आरंभ बेबी को लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। केसर अभी अभी सोई थी और वो उसे बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला था। आरंभ बेबी को लेकर झूले पर बैठ गया और बेबी के आंसू साफ करते हुए बोला, सॉरी बेबी, आई नो आपको मम्मा चाहिए, लेकिन मम्मा अभी सो रही है ना, अभी आप डैड के पास रहो, ओके। बेबी अपने पलकें झपकाते हुए आरंभ को ही देख रहा था, मानो उससे की बात वो समझ रहा हो। ये देखते ही आरंभ के चेहरे पर स्माइल आ गई। आरंभ बेबी के गाल को टच करता है। बेबी अपनी पलकें झपकाता है। आरंभ बेबी की उंगलियों को दिखाता है तो वो उसकी बहुत छोटी छोटी उंगलियां थी। वो धीरे से बेबी के हाथ को टच करता है। तभी बेबी आरंभ की उंगली पकड़ लेता है। आरंभ ने धीरे से बेबी के हाथ पर किस किया और चुपचाप उसे देखने लगा। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई। वो टाइम देखते हुए, ओ गॉड,
हम कितनी देर से सो रहे थे। हुक्मसा ने हमें उठाया क्यों नहीं, और मेरा बेबी पता नहीं वो कितना रोया होगा। ये बोलते हुए केसर झट से बेड से उठ गई। तभी उसकी नज़र बालकनी की स्लाइडिंग दरवाजे पर गई जो कि खुला हुआ था। वो कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ गई, लेकिन बालकनी में पहुंचते ही उसके कदम एकदम से रुक गए और अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सामने आरम बेबी को अपने सीने से लगाए बैठे बैठे ही सो गया था। वो दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। केसर धीरे से बोली, ओह माय क्यूट बेबीज। ये बोलते उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और जल्दी से उन दोनों की कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें ले ली। रात का वक्त था और बाहर ठंडी हवाएं भी चल रही थी। उसने आरम को उठाने की सोची। उसे पता था कि आरम इस वक्त बहुत थका हुआ है। बेबी के आने के बाद से वो बिल्कुल भी सोया नहीं था और ना ही उसने आराम करने का समय मिल रहा था। केसर ने आरम के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसे आवाज़ देते हुए बोली, हुक्मसा। आरम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी नींद भरी आंखों से केसर की तरफ देखा। केसर आरम की गोद से बेबी को लेते हुए बोली, हुक्मसा, यहाँ बहुत ठंड है, अंदर चलिए वरना आपको और बेबी दोनों को ठंड लग जाएगी। आरम जो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खड़ा हो गया और अब तक केसर बेबी को लेकर कमरे में जा चुकी थी। केसर ने बेबी को आराम से बेड पर लिटा दिया और उसके दोनों साइड पिलो लगा दिया। तभी आरम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। केसर धीरे से बोली, हुक्मसा। आरम की पकड़ केसर के पेट पर फंस गई और उसकी आंखें बंद थी। वो केसर की गर्दन को अपनी लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए उसकी सैंडलवुड फ्रेगरेंस को स्मेल किए जा रहा था। केसर की सांसें अब बेकाबू हो गई। उसके हाथ उसकी कुर्ती पर कस चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भरी हुई थी। वो दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। आज इतने दिनों के बाद आरम को अपने इतने करीब देखकर केसर उसकी बाहों में पिघलने लगी थी। केसर धीरे से बोली, हुक्मसा। हम आरम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके कमरे को होल्ड करते हुए बोला, आई नो एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ओके। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया। आरम उसे नाइट ड्रेस देते हुए बोला, चेंज कर लीजिए, तब तक हम डिनर ऊपर कमरे में मंगवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके कमरे में आई। आरम जो सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था, उसने अपना फ़ोन बंद किया और अपना एक हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर उसकी गोद में जा बैठ गई। वो आरम के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, आई रियली मिस दिस। आरम केसर के पीठ पर अपनी उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए बोला, व्हाट हुक्मरानी सा। केसर अपना सर उठाकर आरम की आंखों में देखते हुए बोली, योर लैप्स। आरम केसर के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, ओह आई थॉट यू मिस समथिंग एल्स टू। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो आरम के सीने पर मारते हुए बोली, बेशर्म हुक्मसा। आरम केसर की नाक पर किस करते हुए बोला, सिर्फ आपके लिए। सुबह का वक्त। आरम, ये क्या है, आप सुबह सुबह मीटिंग लेकर बैठ गए। ये बोलते हुए आराधना जी ने आरंभ के सामने टेबल कॉफ़ी पर उसकी कॉफ़ी रख दी। छोटी माँ, बस हो गया, एक इंटरनेशनल मीटिंग है और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बोलते हुए उसका सारा ध्यान लैपटॉप में था। आराधना जी अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होकर बोली, ये कोई बात नहीं हुई। अरे आप बेबी के पापा हैं, आपको तो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। आज बेबी का नामकरण है, इतना खास दिन है आपके लिए और आप यहाँ अपनी जिम आउटफिट में बैठे हैं। आरम लैपटॉप बैंड करते हुए बोला, ओके फाइन, कर दिया हमने बंद। बोलते हुए उसने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया। आराधना जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, दैट लाइक अ गुड बॉय। आरंभ आँख रोल करते हुए, सीरियसली छोटी माँ, गुड बॉय। आराधना जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स यू आर। वेल, एक बार आप केसर को भी चेक कर लीजिए कि वो तैयार है या नहीं। ओके। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आया। उसने धीरे से कमरे का गेट अनलॉक किया और अंदर गया। बेबी इस वक्त सो रहा था और वो कोई आवाज़ करके उसे उठाने वाला नहीं था। उसने अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई और उसकी नज़र क्लोसेट के दरवाजे पर गई जो कि थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से चूड़ियों की धीमी धीमी सी आवाज़ के साथ किसी मीठी धुन के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी।
ये सुनते ही आरम के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो क्लोसेट की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई जैसे उसने एक गहरी सांस ली और स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रेगनेंस उसे हिट हुई। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा। आरम जैसे ही केसर का नाम आरम के कानों में गई, आरम की पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई और वो केसर के गर्दन पर किस करते हुए बोला, वही केसर आरम के हर टच से पिघल जाती थी। आरम एक बार फिर से उसके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। वो उसके इतना करीब होते हुए उसके सबसे सेंसिबल जगह पर किसेस कर रहा था। केसर ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और बोली, हुक्म साहब पहले जाए और रेडी होकर आइए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा लगेगा क्या अगर बेबी के नामकरण में उसके मम्मी पापा लेट हो जाए तो? आरम केसर से अलग हुआ और उसे अपनी तरफ घुमाया। उसने उसे ऊपर से नीचे एक नज़र देखा। केसर ने स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक साड़ी थी जिसे वो आज की पूजा में पहनने वाली थी। आरम, जिसकी नज़रें अभी भी केसर पर टिकी हुई थी, वो केसर के हाथ से साड़ी लेते हुए बोला, मैं आई? केसर आरम को देखते हुए हैरानी से बोले, हम कर लेंगे हुक्म साहब। ये बोलते हुए उसने आरम के हाथ से अपनी साड़ी छीन ली और खुद को कवर किया। आरम केसर की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए बोला, हुक्म रानी सा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं देखा या जो हम नहीं देख सकते। वो कुछ बोल पाती थी। आरम ने उसकी होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। इस वक्त वो पूरी तरह से केसर के ऊपर झुका हुआ था। इस वक्त केसर की दिल की धड़कनें ही बढ़ी हुई थी जो आरम भी सुन सकता था। आरम बिना कुछ बोले केसर को ठीक से खड़ा किया और दूसरे हाथ से केसर की साड़ी पकड़ी और साड़ी को अगले ही पल केसर के हाथ से ले ली। आरम अपने घुटनों के बल बैठ गया और साड़ी का कॉर्नर केसर की पेटीकोट में टक किया। इसके साथ ही आरम के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वहीं केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हुई, उसकी सांसें ही अटकने लगी। आरम धीरे धीरे केसर के कमर को सहलाते हुए उसके पेट पर किसेस कर रहा था। केसर की पकड़ आरम के कंधे पर कस गई। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद आरम रुका और खड़ा हुआ। उसने साड़ी का पल्लू केसर के कंधे पर डालते हुए केसर की तरफ देखा जिसकी आंखें झुकी हुई थी। आरम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली, लेकिन आरम की नज़रों की खुमारी वह ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वापस से अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ केसर को कमर से पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया और उसके पीछे खड़ा होकर केसर को मिरर से देखने लगा। केसर ने हल्की नज़रें उठाकर मिरर में खुद को देखा जो कि आरम उसे मुस्कुराते हुए ही देख रहा था। उसने पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी और ग्रीन कलर का ब्लाउज था। उसके बाल खुले थे, कानों में इयररिंग्स, हाथों में गोल्ड कड़े और ग्रीन पिंक मिक्स बैंगल और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही आरम की नज़रें तो उसकी होठों पर ही टिकी हुई थी। आरम केसर के आंखों में देखते हुए, मैं आई किस यू? केसर बिना कुछ बोले पंजों के बल खड़ी हुई और उन दोनों के होठों के बीच उस 1 इंच के फासले को भी उसने खत्म कर दिया। आरम ने ये महसूस करते हुए केसर के होठों को एक झटके से अपने अंदर कैद किया और रफली उसे किस करने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। आरम ने उसे किस करते हुए पूरी तरह से दीवार से लगा दिया। 10 मिनट बाद उसने खुद को धीमे से आरम के होठों से अलग किया। केसर ने अपना सर आरम के सर से जोड़ लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी बेबी के रोने की आवाज़ आई। दोनों ने साथ में बेबी की तरफ देखा जो अब उठ चुका था। केसर जल्दी से बेबी के पास आई और उसने अपनी गोद में उठा लिया। केसर ने बेबी का डायपर चेंज किया जो कि खराब हो चुका था। केसर ने पहले से ही उसके लिए कपड़े निकाल रखे थे जिसे वो बेबी को आज पूजा में पहनाने वाली थी। बेबी इस वक्त केसर के बालों से खेलते हुए केसर को देख रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। बेबी को रेडी करने के बाद केसर बेबी के माथे पर किस करके बोली, माय बेबी, आज आपकी बुआ आपको एक प्यारा सा नाम देने वाली है। मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है। केसर के ये कहते ही बेबी खिलखिलाकर हंसने लगा, मानो उसे केसर की बात समझ में आ रही हो।
तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। केसर की नज़र आरम की तरफ चली गई। आरम ने इस वक्त ऑफ वाइट कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। केसर अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से बोली, हाय। वहीं आरम ने उसकी इस हरकत को देख लिया। वो अपने हाथों में वॉच पहनते हुए बोला, डोंट डू दिस डैड। हुक्मरानी साहब, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है मैंने। अगर हमारा कंट्रोल खुद पर से हट गया तो फिर आप इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगी। वो हकलाते हुए बोले, हम कुछ नहीं कर रहे आपको। कुछ देर बाद दोनों बेबी को लेकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन नीचे आते ही आरंभ की आंख गुस्से से लाल हो गई। आरंभ गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर। आरंभ की गुस्से भरी आवाज़ सुन सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं आरम गुस्से से सामने खड़े उमंग जी को देख रहा था। वहीं केसर अपने चाचा साहब को देखने लगी। पग फेरे की रस्म के बाद उसने कभी अपने चाचा चाची और लावण्या को देखा नहीं था। बस उसे इतना पता चला था कि लावण्या का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। वहीं मिस्टर सिसोदिया एक तरफ खड़े थे और सामने उमंग जी को खड़े होकर घूर रहे थे। उमंग जी ने भले ही केसर की जान बचाई थी, लेकिन उनकी ही कार से एक्सीडेंट होने की वजह से केसर की याददाश्त चली गई थी। और जब वो केसर को अपने साथ घर लेकर आए तब उनकी पत्नी ने केसर को किसी नौकरानी की तरह ट्रीट किया था। इधर केसर को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी आरम उसके पास आया और उसकी बेबी को देते हुए बोला, हुक्म रानी साहब, आप बेबी को लेकर गार्डन में जाए, इसे अभी आपकी ज़रूरत है। केसर ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और बेबी को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि आरम उसके सामने कोई बात नहीं करना चाहता। आरम ने एक नज़र सानवी को देखा, फिर उसे भी केसर के पीछे जाने का इशारा किया। सानवी ने भी अपना सर हिलाकर केसर के पीछे चली गई। उसके जाते ही आरम का गुस्सा अब सब पर फूट पड़ा। वो गुस्से से बोला, इन्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी। जब हमने इन्हें जोधपुर से निकाल दिया था तो फिर ये इंसान यहाँ क्यों आया है। अनामिका जी कुछ पर डुककर बोली, आरम ये हमारे कहने पर यहाँ आए हैं, हमने इन्हें बुलाया है। आरम अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, क्यों बुलाया है आपने इन्हें दादी साहब। आप नहीं जानते इन लोगों ने हुक्मरानी के साथ क्या किया है। अनामिका जी आरम को देखते हुए बोली, हम जानते हैं इन लोगों ने केसर के साथ क्या किया है और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, लेकिन इन्होंने केसर का कन्यादान किया है। एक तरफ से ये उनके मायके की सारी रस्म इन्होंने ही पूरी की, इसीलिए इन्हें इस नामकरण की रस्म में शामिल होने का हक है। आरम कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्टर सिसोदिया बोले, रस्में करने से सच बदल नहीं जाता है। केसर हमारी बेटी है, हमारी और त्रिशा के प्रिंसेस है। वो रूहानी सिसोदिया है और सिर्फ इस इंसान की गलती की वजह से वो हमें पहचान नहीं रही। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। सबकी नज़र उस तरफ चली गई जहाँ फ्लावर पॉट गिरा हुआ था और सामने केसर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो एकटक मिस्टर सिसोदिया को देख रही थी और उसके कानों में मिस्टर सिसोदिया के कहे शब्द गूंज रहे थे। केसर हमारी बेटी है, हमारी और त्रिशा की राजकुमारी है, वो रूहानी सिसोदिया है। उसका दिमाग अचानक से मिस्टर सिसोदिया का उनके सिर पर हाथ फेरना, उनका प्यार से देखना सब याद आने लगा। वहीं मिस्टर सिसोदिया धीरे से बोले, प्रिंसेस। ये सुनते ही केसर के कदम एकदम से लड़खड़ा गए और आरंभ ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। केसर धीरे से बोली, आपको सब पता था ना हुक्म साहब। आरंभ केसर के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, हमें पता था। लेकिन केसर बीच में बोली, लेकिन क्या हुक्म साहब, लेकिन क्या आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमसे हमारा ही सच छुपाया। ये बोलते हुए आरंभ से अलग हो गए। अब वो धीरे धीरे रोने लगी थी। मिस्टर सिसोदिया केसर के पास आते हुए बोले, प्रिंसेस हम आपको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम आपको नहीं बता पाए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया था। ये सब जानकर आप परेशान हो जाती, बस इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। आरंभ केसर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, शांत हुक्मरानी शान, देखिए इतना रोना अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
बेबी का ख्याल आते ही केसर ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसके आंसू थे जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उसे खुद को भी संभालता ना था, अपने लिए नहीं बल्कि बेबी के लिए। अभी बेबी को केसर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उमंग जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हम जानते हैं हमारी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है। अगर हम चाहते तो हम केसर का बचपन ख़राब होने से बचा सकते थे, लेकिन हमने उस वक्त कुछ नहीं किया। मेरी अपनी बच्ची नहीं है वह, लेकिन मैंने दिल से उसे अपनी बच्ची ही माना है। मैंने बस यहाँ मायके की तरफ से इस रस्म में शामिल होने आया हूँ। एक बार नामकरण की पूजा खत्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा और फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। इधर आरंभ ने केसर का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके आंसू साफ करने लगा। केसर ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो अपनी नाराज़गी आरंभ से जता रही थी। वहीं मिस्टर सिसोदिया केसर से बात तो करना चाहते थे, उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन आदित्य जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि केसर अभी बात करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। उसे ये सब डाइजेस्ट करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। थोड़ी देर बाद हॉल में पंडित जी आ चुके थे। आराधना जी पंडित जी को देखते हुए बोली, पूजा शुरू करिए पंडित जी। आराधना जी की बात सुन पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी बच्चे का नाम से रखने को कहते हैं। आराधना जी जल्दी से बोली, शानवी आप इसकी बुआ हैं तो नाम बताए, अपने बेबी का क्या सोचा है। केसर ने सानवी की गोद में बेबी को दिया। सानवी ने झुककर बेबी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर बेबी हंसने लगा। मल्हार सानवी को देखते हुए बोला, क्या नाम रखा है आपने बेबी का। सानवी बेबी को देख मुस्कुराते हुए बोली, अनंत, अनंत प्रताप सिंह। अनंत मतलब इन्फिनिटी, जिसकी ना तो कोई सीमा है और ना ही अंत। यह सुनते ही केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोली, हमारा अनंत, माय बेबी। आरंभ ने अनंत को अपनी गोद में लिया और बोला, अनंत प्रताप सिंह। यह सुनते ही अनंत एकटक आरंभ को देखने लगा। इस वक्त उसकी नीली आंखें चमक रही थी। शायद उसे भी ये नाम पसंद आया था। 4 महीने बीत चुके थे, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। केशर और आनंद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में थे और एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। केसर का सर आरंभ के बाइसेप पर रखा हुआ था और दोनों ही एक वाइट बेडशीट के अंदर आराम से सो रहे थे। दोनों की गहरी सांसों से पूरा कमरा गूंज रहा था। आरंभ केसर के लंबे बालों को सुलझा रहा था, जिसे कुछ देर पहले उसने पूरी तरह से उलझाया था। दोनों की गहरी सांसें, बदन पर निशानियां और उन बिस्तरों की सिलवटें देखकर कोई भी आराम से कह सकता था कि क्या हुआ है और दोनों एक दूसरे के लिए कितने पैशनेट थे। केसर आरंभ को देखते हुए बोली, हुक्म सा आपने हमें बालों को उलझा दिया। यह सुनते ही आरंभ ने एक नज़र केसर को देख के बोला, डोंट वरी हुक्मरानी सा, अगर हमने उलझाया है तो सुलझा भी हम ही देंगे। केसर बोली, हुक्म सा एक बात पूछूं आपसे। पूछिए। आरंभ वैसे ही उसके बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए बोला। केसर धीरे से बोली, हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना। हमारे इतने दुश्मन हैं, कहीं उनकी वजह से हमारे अनंत को कुछ तो नहीं होगा ना। वहीं ये सुनते ही आरंभ के हाथ केसर के बालों में ही रुक गए और वो उसकी बात बीच में काट कर बोला, कुछ नहीं होगा हुक्मरान ऐसा। आरंभ प्रताप सिंह के होते हुए उसकी इस छोटी सी फैमिली को कभी कुछ नहीं होगा और हम कभी अलग नहीं होंगे। केसर धीरे से बोली, प्रॉमिस। आरंभ ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि कुछ नहीं होगा, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी अचानक से अनंत के रोने की आवाज़ आई। दोनों जल्दी से उठकर बैठ गए। केसर ने जल्दी से आरंभ का शर्ट उठाकर पहन लिया। इधर आरंभ भी क्रिब के पास गया और उसने अनंत को उठा लिया। केसर बोली, उसे भूख लगी होगी हुक्म सा, आप उसे हमें दे दीजिए। आरंभ ने अनंत को केसर की गोद में दिया और कमरे से बाहर निकल गया। इधर केसर अनंत को फीड करवा रही थी। थोड़ी देर बाद अनंत सर उठाकर केसर को देखने लगा। केसर अनंत को देख मुस्कुराते हुए बोली, ओह माय बेबी। तो मेरे अनंत का टमी फुल हो गया।
ये बोलकर केसर अनंत के बेड पर बिठा दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अब आरम बाहर से अंदर की ओर आया। उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें चॉकलेट पेस्ट्री थी। ये देखते ही केसर की आंखें चमक उठी। केसर जल्दी से बोली, माय पेस्ट्रीज, आपको कैसे पता कि हमें ये खाने का मन कर रहा था? आरम अनंत के दूसरे साइड बैठते हुए बोला, क्योंकि हम आपको आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं हुक्मरानी। ये बोलकर उसने अनंत की तरफ देखा जो उसकी उंगली पकड़कर उससे खेल रहा था। ये देखते ही आरम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। इधर केसर अपनी पेस्ट्री खा रही थी और आरम अनंत को देखकर बोली, सॉरी बेबी, लेकिन मम्मा आपको अभी ये नहीं देख सकती। आप थोड़े से बड़े हो जाओ फिर खा लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं। आरम उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए बोला, और मुझे? केसर आराम से खाते हुए बोली, बट इट्स माय फेवरेट। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पेस्ट्रीज खत्म की और आगे बढ़कर आरंभ के गाल पर हल्की किस कर ली। ये देखकर पता नहीं क्यों लेकिन अनंत रोने लगा। केसर ने जल्दी से झुककर उसके भी गाल पर किस कर लिया। ये देखते ही आरंभ ने अपना सर ना में हिलाया और धीरे से बोला, पॉजेसिव लाइक माय, ऑब्वियसली मेरा बेटा है तो हरकतें मुझ पर ही जाएगी ना। केसर आरंभ की तरफ देखकर बोली, क्या आज ये हमारे साथ नहीं सो सकता? प्लीज़ हुक्म साथ इसे हमारे साथ सोने दीजिए ना। आरंभ ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अनंत दोनों के बीच में सोया हुआ था। किसने अनंत के फोरहेड पर किस किया। करीब तीनों 1 घंटे के अंदर सो गए। आज सानवी और मल्हार की शादी थी। उनकी शादी की डिलीवरी, केसर की डिलीवरी और उस इंसिडेंट की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसकी सानवी और मल्हार कब से वेट कर रहे थे। पूरे राजमहल में शादी की तैयारियां चल रही थी। सब अपने काम में बिजी थे। आरम ऑफिस गया हुआ था क्योंकि आज उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आज रात वो पूरा टाइम अपनी फैमिली को देने वाला था, इसीलिए अब वो सारा काम निपटाना ज़रूरी समझ रहा था। वहीं केसर अनंत के साथ घर पर ही थी। इवन अपने कमरे में थे। नीचे बहुत सारे लोग आए हुए थे और अनंत उन लोगों को देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि बच्चा था वो और इतने सारे लोगों को देखने के बाद उसका परेशान होना तो जायज़ ही था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शादी के लिए एक प्रॉपर वेडिंग हॉल बुक किया गया था। सारे घर वाले और शानवी पहले ही निकल चुके थे। बस केशर और अनंत उनके साथ नहीं गए थे क्योंकि आरम उन्हें पिक करने आने वाला था। केशर अनंत के गाल पर किस करके बोली, बेबी, मम्मा तो पापा का वेट करते करते थक गई। आपके पापा भी नहीं आए। लगता है आपके पापा हम दोनों को भूल गए। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। केसर की नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। यहाँ से आरम अंदर की ओर आ रहा था। केसर अनंत को बेबी स्विंग में सुलाकर सोफे से खड़ी होकर बोली, आप बहुत जल्दी आ गए। इतनी देर कौन करता है? यह नहीं कि बहन की शादी है तो थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं, आपको तो आपके काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो तब काम 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 के चक्कर में यह क्यों भूल जाते हो कि घर पर एक बीवी है, एक छोटा सा बेबी है जो कि आपका वेट कर रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि आरम उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। उन दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। आरम का हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया। उसके ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टांग को केसर के मुंह में डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रहे थे। थोड़ी देर बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों के आसपास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, कितना बोलती है आप, थोड़ी सांस तो ले लेती। केसर जल्दी से बोली, हम तो कब से रेडी हैं और आपका ही वेट कर रहे थे। ये बोलकर उसने अनंत को अपनी गोद में उठाया। कुछ ही देर में दोनों वेडिंग हॉल
के लिए निकल चुके थे, लेकिन कोई था जिसने उसके निकलते वक्त उनकी फ़ोटो क्लिक कर दी और किसी को भेज दी। वेडिंग हॉल। सानवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। उसने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, साथ ही ब्राइडल मेकअप। वो खड़ी हुई, तभी आराधना जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अब लग रहा है ना कि हमारी प्रिंसेस पूरी तरह से तैयार है किसी की क्वीन बनने के लिए। ये सुनते ही सानवी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आरम अंदर आया। सानवी उसकी तरफ देखने लगी। आरम उसके पास आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने उस बॉक्स को ओपन किया। उसमें एक राजस्थानी वर्क वाला दुपट्टा था। आराम उसे वो दुपट्टा सानवी को ओढ़ाकर बोला, यह स्वर्ण माँ का दुपट्टा है, उन्होंने अपनी शादी में पहना था। उनकी विश थी कि जब आपकी शादी होगी तब वो आपको ही देगी। अब वो नहीं है तो उनकी विश को पूरा करना तो हमारा है। सानवी उसके सीने से लगकर सुबकते हुए बोली, भाई साहब हम आपको बहुत मिस करेंगे। तभी केसर अंदर आते हुए बोली, पंडित जी बुला रहे हैं, चले सब। आरंभ सानवी को लेकर बाहर की ओर आया। मल्हार की नज़र जैसे ही सानवी की तरफ गई, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और बढ़ती भी क्यों ना। आज उसकी मोहब्बत पूरी तरह से जो उसकी होने वाली थी, जिसका सपना लगभग उसने तब से देखा था जब से वो पहली बार सानवी से मिला था। सानवी मल्हार के पास बैठते हुए अपने मन में बोली, फाइनली आज मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। आज मैं पूरी तरह से मल्हार की हो जाऊंगी। किसे सानवी और मल्हार को ही देख रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आकर अपने बाहों में भर लिया। वो बिना मुड़े बोली, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हुक्म सा। आरम केसर के कान में बोला, हुक्मरानी सा। तभी आराधना जी उन दोनों के पास आते हुए बोली, केसर अनंत को संभालिए, हमें पंडित जी बुला रहे हैं। आरम ने अनंत को अपनी गोद में लिया। आरम की गोद में आते ही अनंत की आंखें चमक गई। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी आरम अनंत के आसपास रहता था तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाया करता था। आरंभ ने अनंत को अपने सीने से लगा के बोला, जिंदा था मगर अधूरा था, फिर आप हमारी ज़िंदगी में आई और हमारी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया आपने। और फिर हमारा बच्चा हमारी दुनिया में आया और उसने हम दोनों को पूरा कर दिया। यह कहते हुए आरंभ ने एक हाथ केसर को अपनी बाहों में भर लिया। फंक्शन तो पूरी रात चलने वाला था, लेकिन अनंत इतने सारे लोगों के साथ एक साथ देखकर परेशान हो चुका था। रो रो कर उसने हालत भी ख़राब कर दी थी। इसीलिए आराधना जी और आदित्य जी को इन्फॉर्म करके केसर और आरम अनंत को लेकर वापस राजमहल के लिए निकल चुके थे। केसर ने आरंभ को देखा जो कि ड्राइविंग कर रहा था। वो अभी आरंभ से कुछ कहती कि उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। केसर धीरे से बोली, अब क्या हुआ, ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने। अभी ये कहते हुए आरम ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट ही नहीं हुई। वो कार से निकलकर बोनट की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही बोनट उठाया, कार से हल्का हल्का स्मोक निकल रहा था, जिसे देख आरंभ की आंखें रोल हो गई और उसने अपने हाथ सर पे मारते हुए कहा, ओह शिट। उसने भी इतना ही कहा था कि वो एकदम से बीच में रुक गया, क्योंकि कार के अंदर ना ही केसर थी और ना ही अनंत थे। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खोलकर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। वो इस वक्त एक चेयर पर बंधी हुई थी। वो इस वक्त किसी खंडहर जैसी जगह पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आई। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो हुक्मरानी साहब। केसर ने तुरंत सामने देखा। वो धीरे से बोली, चाची सा। मधु बोली, वो क्या है ना हुक्मरानी साहब, आपके पति ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी आपके साथ, बस आपने एक गलती कर दी। वो केसर के चारों तरफ घूमते हुए बोली, तुमने उस इंसान के बच्चे को जन्म दिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारे बच्चे उसे नहीं आना चाहिए था इस दुनिया में। तभी केसर को कुछ याद आया। वह घबराते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा अनंत कहाँ है वो। आह आह। तो एक माँ को अपने बच्चे की याद आ ही गई। परेशान मत होइए हुक्मरानी सा, जिंदा है, मारा नहीं है मैंने अभी उसे तक। तभी सामने से रोने की आवाज़ आई। केसर चिल्लाई, हमारा बच्चा, प्लीज़ उस मासूम ने क्या बिगाड़ा है, उसे हमें तो दे दीजिए।
तुम लोगों ने उसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, नहीं तो फिर उसे जाने दो। हमारे साथ जो करना है वो करो, लेकिन हमारे बच्चे को तो छोड़ दो। मधु जी गुस्से से बोली, तुम और तुम्हारा बच्चा आज यहाँ है तो सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से। आरंभ ने मेरे पति को जलील करके राजमहल से निकाल दिया था, इसके बाद भी वह नहीं रुका। उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। जब वह नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं और क्यों छोड़ दूं तुम दोनों को? सिर्फ उसकी वजह से मैंने अपना बेटा और अपना पति दोनों को खो दिया। अब उसकी बारी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारकर मैं उसे तड़पते हुए देखना है मुझे। तभी किसी ने मधु जी को रोका और बोला, मधु जी को। तो मधु जी बोली, क्यों रोका तुमने मुझे? कहीं तुम्हारा इसे मारने का प्लान तो नहीं बदल गया? यही सोचकर इस पर तरस तो नहीं आ गया कि यह तुम्हारी अधूरी मोहब्बत की बेटी है? ये सुनते ही धीरज के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बदल गए। वो केसर के पास आया और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, उसकी तरह खूबसूरत हो। धीरज केसर से दूर हुआ और उस आदमी के पास गया जिसके पास अनंत था। वो अनंत को अपनी गोद में लेकर उस आदमी से बोला, ध्यान रहे यहाँ तक कोई पहुँच न पाए। केसर चिल्लाते हुए बोले, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज़। केसर के ये कहते ही अनंत के रोने की आवाज़ आने लगी। केसर बेचैनी से उसे देखने लगी। यही तड़प तो देखनी थी मुझे। किसी वक्त पर मैं भी तड़पा था त्रिशा के लिए। मैंने भी बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरे ऊपर मुझे छोड़कर उस असीरा सिसोदिया को चुना। केसर की आंखों के सामने ये सुनते ही कुछ धुंधले विजन्स आने लगे, जिसका मतलब उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। तो धीरज हंसते से हुए बोला, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी माँ को मारा, जिसने तुम्हारा किडनैप किया, जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर किया। लेकिन अफसोस तुम बचकर मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत एक बार फिर से तुम्हें वहीं पर लेकर आ गई जहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आरंभ प्रताप सिंह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। केसर चिल्लाकर बोली, छोड़ेंगे नहीं हुक्म सा तुम लोगों को। यह सुनते ही धीरज हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अगर वह यहाँ आ भी गया तो जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। उसका भी इंतज़ाम कर रखा है मैंने बाहर। तभी मधु जी उसके पास आई और बोली, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। आरंभ किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले इन दोनों का इंतज़ाम करना होगा। ये सुनते ही केसर एकदम से परेशान हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मुझे मार दो, प्लीज़ मेरा बच्चा। धीरज हंसते हुए बोला, व्हाट एन इमोशनल सीन। ये बोलते हुए वो मधु दोनों हंसने लगे। धीरज ने आनंद से कहा, रोना आ रहा है, मम्मा पापा के पास जाना है तो जाओ। ये कहते हुए उसने अनंत को एक झटके में हवा में उछाल दिया। अनंत। केसर जोरों से चिल्लाई और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसे किसी की आवाज़ नहीं आई तो केसर ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो आरंभ ने अपने लैप में आनंद को पकड़ा हुआ था। अनंत आरंभ के सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा था। तभी केसर की आवाज़ आई, हुक्म साहब। अभी उसने इतना ही कहा था कि आरंभ ने अपना हाथ पीछे करते हुए उस चाकू को पकड़ा और एक झटके से मधु के गर्दन में घुसा दिया। एक ही पल में उसकी सांसें थम चुकी थी। आरंभ ने अपनी लाल आंखें से धीरज की तरफ देखा। आरंभ ने अनंत को वहीं टेबल पर सुलाया और धीरज की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेलने का, उनसे उसका परिवार छीनने का। यह कहते हुए धीरज के पास आ चुका था। धीरज कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही आरंभ ने उसके फेस पर एक पंच दे मारा। धीरज लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। वो हंसते हुए बोला, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम अब मेरा।
अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम यहाँ से अपनी बीवी और बेटे को बचा कर ले जाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। बम लगा हुआ है तुम्हारी बीवी की जैकेट में। आरव एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोला, अगर यही कहानी का अंत है तो आज तू भी मरेगा। बोलते हुए उसने धीरज को मारना शुरू किया। वो बिना रुके धीरज को मारे जा रहा था। उसने एक झटके से धीरज को धक्का दिया जो सीधे नीचे गिरा और उसके सिर पर चोट लगी। वो बेहोश हो गया। आरम जल्दी से केसर के पास आया। केसर आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। केसर धीरे से बोली, हुक्म साहब प्लीज़ चले जाइए आप यहाँ से। आरम ने केसर के हाथ और पैर की रस्सियाँ खोली और बहुत आराम से और बिना कोई गलती किए केसर को उस जैकेट से अलग कर दिया। केसर खड़ी हुई और जल्दी से अनंत के पास गई। उसने अनंत को अपने सीने से लगा लिया। आरंभ केसर के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और फिर जल्दी से दोनों उस फ्लोर से निकल गए। केसर जैसे ही नीचे आई एकदम से नीचे गिर गई। आरंभ ने एक नज़र केसर के पैर की तरफ देखा जहाँ से बहुत खून बह रहा था। वो केसर का हाथ पकड़कर बोला, हुक्मरानी शाह उठने की कोशिश कीजिए, बस थोड़ी दूर है, ब्लास्ट होने ही वाला है। आरम ने केसर और अनंत को अपने सीने से लगा रखा था और दोनों को गोद में उठा के बाहर आया और इधर मल्हार उसी खंडर के बाहर अपनी कार रोकी। वो जल्दी से बाहर निकला। उसके साथ आदित्य और अधिराज जी भी थे। वो तीनों खंडर की तरफ बढ़े। उनमें से कोई भी खंडर के पास पहुंच पाता कि एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई और इसी के साथ वो खंडर उनकी आंखों के सामने टूटकर नीचे गिर गया। 3 साल बाद मॉरिशियस एक अंधेरे कमरे में एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था और सामने एक स्क्रीन पर एक हॉरर मूवी चल रही थी। तभी अचानक स्क्रीन के सामने चुड़ैल आ गई। आह चिल्लाते हुए एक औरत ने अपने पास बैठे बच्चे को हक कर लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मॉम, आप इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी आप हॉरर मूवी को देखकर डर जाती हैं। डैड ना बिल्कुल सच कहते हैं, आप बिल्कुल बच्ची हो। बेबी कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो आप आजकल। यह कहते हुए उस औरत ने प्रोजेक्टर ऑफ किया और उस बच्चे को घूरने लगी। मॉम, मैं आपकी ये ब्लूज आइज़ देखकर नहीं डरता क्योंकि मेरी खुद की आइज़ भी ब्लू है। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। ये औरत कोई और नहीं केसर थी और बेबी अनंत था। अनंत बेबी, ऐसे भागते नहीं, संभल कर जाओ। वो मिरर के पास गई और खुद को देखते हुए बोली, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और अब ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। अनंत भागते हुए नीचे आया और बोला, डैड डैड आप कहाँ हो। यह बोलते हुए वो रुक गया। उसने सामने देखा जहाँ आरम सोफे पर बैठा हुआ था और शायद इस वक्त वो किसी इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर था। गाइस नाउ मीटिंग इज़ ओवर, फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट माई असिस्टेंट नाउ, गुड बॉय। बोलकर आरम ने लैपटॉप बंद किया और फिर अनंत की तरफ देखा। अनंत बेबी कम हियर, अब बताओ आप यहाँ क्यों आए थे। यह सुनते ही अनंत जल्दी से बोला, डैड आपने कहा था इस संडे आप, मैं और मॉम अम्यूज़मेंट पार्क घूमने जाएंगे। आपने प्रॉमिस किया था। आरम उसका हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स हम चलेंगे। आई लव यू डैड, आई लव यू। ये बोलकर अनंत आलम के गाल पर किस किया और उसके गले से लग गया। केसर नीचे आई और बोली, अम्यूज़मेंट पार्क जाना है ना बेबी, तो जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने आपके कपड़े ऑलरेडी निकाल कर बेडरूम में रख दी है। केसर की बात सुनते ही अनंत तुरंत वहाँ से भागते हुए चला गया। अब केसर ने आरम की तरफ देखा जो गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कम, यह कहते हुए आरम ने अपना हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने आरम के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके लैब पर बैठ गई। आरम ने पूछा, क्या हुआ। केसर ने बोला, मासा का फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी कि हम वापस इंडिया कब आएंगे। 3 साल हो गए हुक्मसा, अब क्या हम सच में कभी इंडिया वापस नहीं जाएंगे। हमारा जवाब आपको पता है हुक्मरानी साहब, उस जगह पर हमने आपको और अनंत को तो ऑलमोस्ट खो ही दिया था। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम उस जगह पर जाएंगे, तो गलत लगता है आपको हुक्मरानी साहब। ये बोलते हुए आरम ने अपनी पकड़ केसर के ऊपर मजबूत कर दी। केसर गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन वहाँ आपका पूरा परिवार है हुक्म साहब।
आरंभ बोला, हम ऐसे नहीं थे हुक्मरानी साहब। आपने हमारी ज़िंदगी में आने के बाद हम ऐसे बन गए। हमारे लिए आप और हमारे छोटे वर्षा के अलावा अब कोई मैटर नहीं करता। अगर यह सेल्फिशनेस है तो आई एम सेल्फिश। केसर कुछ कहती कि तब बाहर से आनंद की आवाज़ आई, मॉम डैड। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। केसर जल्दी से आरंभ की लैब से उठकर खड़ी हो गई। आप लोग इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो? मैं बाहर आप लोगों का इंतज़ार कब से कर रहा हूँ। अब जल्दी चलो ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। आई एम वेरी एक्साइटेड बोलकर अनंत केसर को अपने साथ खींचते हुए बाहर ले गया। आरंभ ने दोनों के चेहरे को देखकर अपना सिर हिलाया और फिर वह खुद भी उसके पीछे बाहर चले गया। वो तीनों बाहर गाड़ी के पास पहुंचे। अनंत पीछे बैक सीट पर बैठ गया और वहीं आरंभ और केसर आगे बैठ चुके थे। ड्राइविंग आरंभ ही कर रहा था। केसर एक बार टाइम चेक कर बोली, बेबी हम बस 2 घंटे के लिए म्यूजियम पार्क जाएंगे और फिर उसके बाद डिनर के लिए। कल स्कूल भी जाना है ना आपको? ओके। अनंत जल्दी से बोला, ओके मॉम बोलकर वह खिड़की से बाहर देखने लगा। अब गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर बाद आरंभ ने अपनी गाड़ी म्यूजियम पार्क के बाहर पार्क की। 2 घंटे में लगभग अनंत ने ऑलमोस्ट सारे राइड्स एंजॉय कर लिए थे और अब तक वो बुरी तरह से थक भी चुका था। आफ्टर ऑल वो बस 3 साल का ही था। आधे घंटे बाद आरंभ, केशर और अनंत वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अनंत के लिए वहाँ पर एक अलग से चेयर लगी हुई थी जो स्पेशल बच्चों के लिए होती थी। केसर अनंत को देखते हुए बोली, मज़ा आया? अनंत एक्साइटेड होकर बोला, यस मॉम बहुत सारा मज़ा आया। क्या हम दोबारा जा सकते हैं? ऑफ कोर्स माय बेबी, हम दोबारा जा सकते हैं। इनफैक्ट हम हर संडे को वहाँ जाएंगे। ये बोलते हुए केसर ने उसके बालों को ठीक किया। अब तक उनका ऑर्डर भी आ चुका था। थोड़ी देर बाद उनका डिनर कंप्लीट हो चुका था। आनंद दोनों को देखकर बोला, अब चले? नो 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 नो, केसर और अनंत एक साथ कहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की तरफ देखने लगे। आरंभ की आंखें छोटी हो गई और वो दोनों को घूरते हुए बोला, व्हाट? हमें आइसक्रीम खानी है। केसर जल्दी से बोली। आरंभ दोनों को घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, रात के वक्त नो आइसक्रीम, तबीयत खराब हो जाएगी आप दोनों की। हुक्म साहब, कोई तबीयत खराब नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स, ओके। हमें और अनंत मतलब हम दोनों को आइसक्रीम खानी है ना बेबी? अनंत जल्दी से बोला, यस मैम, आई वॉन्ट हेज़लनट चॉकलेट आइसक्रीम। आरंभ ने वेटर को इशारा किया और दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद उनकी आइसक्रीम आ चुकी थी। उन दोनों ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर तीनों घर के लिए निकल गए। आरंभ इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। तभी केसर ने पीछे से उसे टाइटली हग कर लिया। आरंभ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने केसर को अपने सामने किया और उसे किस करते हुए बोला, आप सोई नहीं? केसर ने कहा, आपकी बाहों में सोने की इतनी बुरी आदत लगी है ना हुक्म साहब कि आपके बिना वो बिस्तर हमें काटने को दौड़ता है। ये बोलकर केसर ने मुँह बना लिया। आरंभ को उसकी बात सुनकर हंसी ही आ गई। आखिर उसकी हालत भी तो कुछ ऐसी ही थी कि बिना केसर को अपनी बाहों में लिए मजाल है कि उसे नींद आ जाए। अनंत वो सो गए। आरंभ ने उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, बस हम अभी उसे सुलाकर आ ही रहे हैं। आरंभ ने एक झटके से केसर को उठाया और बेड पर फेंका और उसके ऊपर आ गया। आरंभ के होठ हल्के से केसर के होठों से टकरा गए। अब तो वो बिल्कुल रुक नहीं सकता था। आरंभ ने केसर के होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसके होठ केसर के होठों के साथ सिंक हो रहे थे और उसने अपने हाथ को केसर के हाथों के साथ इंटरवाइन किया हुआ था। वहीं केसर भी आरंभ के किस में पूरी तरह से हो चुकी थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी और वो आरंभ को डीपली किस बैक कर रही थी। जैसे ही उसे लगा कि अब उसे सांस नहीं आ रही है, उसने धीरे से आरंभ के कंधे पर टैप किया। अपने कंधे पर केसर का टैप फील करते ही आरंभ धीरे से उससे अलग हो गया। उसने उसकी कुर्ती की स्ट्रैप नीचे करते हुए गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। आरंभ जैसे ही केसर की साइड नेक को लिक किया तो उसकी सिसक निकल गए। ये उसका मेल्टिंग स्पॉट था। आरंभ ने ये सुनते ही वहीं पर जोर जोर से शक करना शुरू कर दिया।
शक और बाइट करना शुरू किया। केसर के हाथ अपने आप ही केसर की बैक पर कसने लगे। वो अपना सर बैक करते हुए आरम को अपनी गर्दन का और एक्सेस देने लगे। आरम ने एक जोरदार रिक उसके कॉलर बोन पर दिया और फिर उसकी चेस्ट से बस ऊपर हल्के हल्के सेंसुअल बाइट करने लगा था कि तभी डोर नॉक करने की आवाज़ आई और मॉम डैड अनंत की आवाज़ सुनते ही केसर और आरम एक दूसरे से झट से अलग हो गए। केसर ने अपने कपड़े ठीक किए और बालकनी की स्लाइड डोर के पास देखा। अनंत अपना तकिया लेकर खड़ा था। केसर अनंत के पास आई और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर बोली, क्या हुआ बेबी, आप तो सो गए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, बस नींद खुल गई और अब मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे आपके साथ सोना है। रियली? केसर जल्दी से बोली। अनंत छोटा जरूर था लेकिन उसे बचपन से ही अलग सोने की आदत थी, मतलब वो अपने कमरे में ज़्यादा कंफर्टेबल था। अनंत ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया और बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर बैठा, उसने बीच में अपना तकिया रख दिया। आरम केसर के पास आया और धीरे से बोला, डोंट टेल मी कि ये हमारे बीच सोने वाला है। हुक्म सा ऐसे नहीं बोलते, बोलकर वो बेड की तरफ गई। केसर ने अनंत को बेड पर लेटने का इशारा किया। अनंत जल्दी से लेट गया। केसर उसकी एक तरफ लेटी हुई थी और आरंभ भी अनंत की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। उन दोनों के बीच में अनंत आराम से लेटा हुआ था। केसर अलंग को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, गुड नाइट माई बेबी। अनंत जल्दी से गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। केसर ने आरंभ की तरफ देखा और आरंभ को धीरे से बोला, आई लव यू। ये बोलकर केसर ने आरंभ के माथे पर अपने होठों से छू लिया। जिसमें ढूंढा जमाने में तुझ में था, तुझको पाकर पाया पूरा जहां मिला। मिली तुझसे हर एक दुआ, तेरा दीदार से सजदा हुआ, तेरी आँखों में डूबा पूरा जहां। फ्रॉम तड़प तेरे इश्क की दिस स्टोरी वेंट टू लॉन्ग एंड नाउ when you become mine, I promise you to hold you forever in my arms. This is the end of their beautiful story. तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और आपको अगर इसी तरह की स्टोरी चाहिए रहेगी तो वो भी बताइएगा। अभी साथ साथ मैं आपको माय सिली गर्ल वाली स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।